नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम लोग हैं 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया में। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लोगों ने नामांकन कर दिया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। बचे खुचे कुछ लोग जो बचे होंगे वो आज नामांकन करेंगे। इसी बीच हम लोग आ चुके हैं फेफना विधानसभा क्षेत्र में। लोगों के बीच है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है और लोगों के मन में क्या है, किसे लोग चुन करके दिल्ली भेजना चाहते हैं और किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो चलिए, हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं और 2024 लोकसभा चुनावों की क्या रुख है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। बंस नारायण राय हमारा नाम है जी। राय साहब, इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है? देखिए, चुनाव जो है कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई हैं और राष्ट्र को जितना सम्मान दिलाने का काम किया गया है, इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। और हम सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही आवश्यक है और हम सभी लोग मिल करके अधिक से अधिक मतों को उनको जिताएं ताकि भारत जो है प्रबलता से अपना जो है दावा विश्व स्तर पर पेश कर सके। जी। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के जो पुत्र हैं उनको उतारा है और एक तरफ से सपा से सनातन पांडे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि हम कारगिल योद्धा हैं, कारगिल में लड़ाई लड़ चुके हैं, ललन सिंह यादव हैं। इन तीनों लोगों की जो बीच फाइट होने वाली है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर कोई फाइट में नहीं है। भाजपा के आगे कोई पार्टी जो है वो लड़ाई में नहीं है। आप पूरे देश स्तर पर देखिए, कोई भी पार्टी जो 273 सीटों की आवश्यकता है, कोई भी पार्टी किसी ने 273 सीट पर फाइल ही नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो लड़ाई में रहेंगे। लड़ाई में कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पर नीरज शेखर बहुत भारी मतों से जीत करके और लोकसभा में बलिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी। अच्छा, बाबा आपका क्या नाम है? ब्रजेंद्र कुमार राय। आप बताइए, इस बार बलिया में लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है? विकास के मुद्दे पर। जी, विकास के किसानों को किसान निधि से लेकर के बिजली पंप, बिजली का किसान निधि वगैरह बहुत से बोरिंग वोरिंग की आप सुविधा। तो किसान हैं, किसानों की बात भली भांति जानते होंगे। जी जी, इसलिए किसानों को बहुत सुविधा दिए हुए हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जो दवा के लिए जो राशि दी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, आयुष्मान कार्ड। अभी अभी कहे हैं 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा। तो विकास के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, रोड से लेकर के हर चीज़। तो इस मुद्दे पर हम लोग बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, और राहुल गांधी दावा करते हैं कि ये विकास के जो वादे करती है भारतीय जनता पार्टी, वो वादे खोखले हैं, केवल दिखावा का करती है, ढोंग करती है, जबकि हकीकत में विकास है ही नहीं। गलत बात है। 70 साल में जो कुछ नहीं कर पाए वो 10 साल के अंदर मोदी जी के सरकार ने करके दिखा दिया है। जनता के सामने है, हम लोगों के सामने है। जो कि कभी सोचा नहीं था वो काम हो करके हो चुका है और हो रहा है। जी जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राम प्रवेश राय। राम प्रवेश जी, आप यहाँ के मूल निवासी हैं। हाँ। गाँवों में रहते हैं। गाँवों में जो योजनाएं हैं मोदी जी की, मोदी की गारंटी जिसे कहा जा रहा है, वो कितना पहुंची है और गांव के मतदाताओं का क्या रुख है? नहीं, गांव के मतदाताओं का रुख सही है और गांव में जो है उन्होंने राशन भी देना शुरू किया है। सबके लिए प्रधानमंत्री निवास भी बना हुआ है और आगे भी बन रहा है। तो एक तरफ तो सनातन पांडे हैं समाजवादी पार्टी से और एक तरफ नीरज जी हैं। तो दोनों लोगों के बीच जो इस बार रास्ताकसी चल रही है, आप चूँकि ब्राह्मण भूमिहार समाज से आते भी हैं, तो जिले में इस समय एक बात चलाई जा रही है कि ब्राह्मण समाज सनातन पांडे के साथ है। तो आप क्या इस मुद्दे पे सोचते हैं? नहीं, सनातन पांडे को जो भी कोई देगा तो वो गलत करेगा। सनातन पांडे को ऐसी कोई हवा नहीं है। पूरा भूमिहार हो चाहे ब्राह्मण हो, यादव में भी बहुत ऐसे जातियां हैं जो सब इनके नीरज शेखर जी की तरफ हैं। जी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप है और जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, मैंने ये देखा है कि पहले जो 2 नंबर के काम होते थे, आज से 10 साल पहले, 2 नंबर जस्ट लाइक जैसे मैं आपकी बात करूँ, आरटीओ में जो
इंश्योरेंस के काम होते हैं, उसमें 2 नंबर का ही चलता था। हर जगह से पब्लिक कहीं से भी 100 रुपये 50 रुपये दे के 2 नंबर कर लेती थी। पुलिस को भी नहीं पता चलता था, गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता था। इससे गवर्नमेंट को बहुत लॉस होता था। पर जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने सारा 1 नंबर कर दिया है। अब कोई भी 2 नंबर का बीमा करा, डिजिटलाइजेशन है, हाँ, तुरंत कागज की चेकिंग हो जाती जी है। जी। अब ये पुलिस भी अब पूरी तरह से सशक्त है। अभी तो नियम ये भी आ गया है कि अगर सारे कागजात हैं, आपका बीमा नहीं है, तो पुलिस बीमा कर देगी। अच्छा, बीमा कर देगी, क्योंकि आप बीमा सेक्टर से लग रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं। आप बताएं सर, जी, आपका क्या नाम कृष्णदेव राय। है? कृष्णदेव जी, आप किस गांव से रहने वाले हैं? प्रधान प्रतिनिधि भी हैं माओ के हम। तो चलिए, क्या बात है। तो आप तो उन चीज़ों को भली-भांति जानते होंगे। जब आप गाँव में हैं, तो गाँव के लोगों को जो सुविधाएँ मिली हैं, अनाज मिला हो या फिर आयुष्मान मिला हो या फिर आवास की बात है, तो जिनको मिला है वो लाभार्थी। उनके मन में क्या है और गाँवों में क्या हवा है, वो आप बताइए? मोदी जी की तरफ है, क्योंकि हर गरीब को पक्का घर मिल चुका है और शौचालय करीब-करीब 99% लोगों को मिल चुका है, स्वच्छता के मामले में। और सारे लोगों को फ्री का अनाज मिल रहा है, प्रति व्यक्ति 5 किलो। तो इसका और लाभ है। हाँ, अच्छा, शौचालय पे एक बार-बार सवाल उठता है कि शौचालय बनने को तो बन गए हैं, लेकिन शौचालयों की जो स्थिति है, वो काफ़ी ठीक नहीं है और बहुत से लोगों ने शौचालयों को भूसा या फिर उपला वगैरह रखने का स्थान बना दिया है। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। सारे लोग शौचालय में जाते हैं। पहले गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी रोड पे, आप भी देख रहे होंगे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो गंदगी एकदम नहीं है। अच्छा, लोग राहुल गांधी को पीएम मटेरियल बताते हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, पीएम के योग्य वो नहीं है, क्योंकि ये चुनाव राष्ट्रवाद का है और बीजेपी के ही बस की बात है कि राष्ट्रवाद की रक्षा कर सकती है। आपकी नज़र में राहुल गांधी कैसे नेता है? अच्छे नहीं है। किस बिहाफ? नहीं, वो शैली ठीक नहीं है उनकी। हाँ, बहुत पहले से भी हम लोग उनके पूर्वजों को देख लिए हैं। विदेशी ताकतों को बढ़ाते हैं वो लोग। हिंदुत्व की बात करते नहीं हैं। चलिए, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। और देखिए इधर, ये बताइए बाबा, आपका क्या नाम है? प्रेम प्रकाश राय। आप सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं? हाँ, टीचर से, अध्यापक से आप। तो ये बताइए, एक शिक्षाविद इस समय की वर्तमान राजनीति को लेके क्या सोचता है, और जब वोटिंग करने एक शिक्षक जाता है जो पूरे समाज में शिक्षा फैलाए हैं, तो वो किस बेस पे वोट करते हैं? मान लीजिए विकास के नाम पर करेगा वोट, देश के नाम पर करेगा वोट, राष्ट्रीयता के नाम पर करेगा, यही तो करेगा। ये मुद्दे हैं। अच्छा, एक तरह से विपक्ष की तरफ से हमेशा आरोप लगता रहता है कि मोदी जी कुछ ऐसे कारपोरेट घराने हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, उनको ही केवल बढ़ावा देते हैं और आम जनता पीसी जा रही है। आप क्या सोचते हैं? आम जनता पीसी नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो पीछे का भी मान लीजिए जो कैडर है, जो दरी बिछाने का भी काम किया है, उसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो मतलब निचले स्तर के कार्यकर्ता तक को स्थान दिया जाता है। हाँ, स्थान दिया जाता है। ये बात है। आप बताइए, आप तो पूरा आज गमछा-वमछा भी भगवा लगाए हुए हैं, आप यूथ हैं, क्या सोचते हैं इस बार 2024 के चुनाव को लेके? थोड़ा-सा इधर आ जाइए। 2024 के चुनाव को लेके और कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट डालने जाएंगे? विकास का मुद्दा है जी। बहुत से विकास किए हैं मोदी जी, सड़क से लेकर शौचालय, आवास, बहुत किए। अब कहने की बात, गिनाने की बात नहीं है जी। तो ये लोगों की मिली-जुली राय है। हम फिर से आएंगे, वंश नारायण राय जी, आपसे बात करेंगे। आप तो चूँकि पूरे घूमते रहते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो जब आप गाँवों में जाते हैं, तो गाँव में कई तरह के वोट होते हैं। ये हमारा पूर्वांचल है और पूर्वांचल में कहा जाता है कि यहाँ वोट जाति के नाम पे भी होता है, यहाँ धर्म के नाम पे भी होता है, और आप कह रहे हैं कि अब जो वोट हो रहा है विकास के नाम पे हो रहा है। तो इन सबको निचोड़ अगर देखा जाए, तो गाँवों में क्या रुझान है जनता का? नहीं, गाँव में जनता का रुझान मोदी जी के प्रति बिल्कुल विश्वास है और उनको पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। और क्योंकि पिछले 10 साल का जो इतिहास है, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे, जैसे 370 का ही मुद्दा लीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन का है, उन्होंने जो भी कहा था उसको तत्काल उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। राम मंदिर है, राम मंदिर देखिए 500-600 साल से, और ये राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। तो ये मोदी जी और योगी जी के कारण ही इसका पूरा योगदान जो है, श्रेय मोदी जी और योगी जी को मिलना चाहिए। थे तो शांति से सब बन गया, और इसको जो लोग कह रहे हैं कि इसमें अनावश्यक खर्चा हुआ, ये बिल्कुल मूर्ख हैं।
ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे जितनी आमदनी हो रही है वो पूर्वांचल के विकास के लिए पर्याप्त होगी। टैक्स, हाँ टैक्स के रूप में। हाँ, जो रिलीजियस अर्थमेटिक जो है वो इस मंदिर के बनने से इधर का विकास होगा और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे वहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी जैसा कि तिरुपति और अन्य स्थानों पर है, उससे भी बेहतर यहाँ सुविधा हो। कहा जा रहा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की बारी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वहाँ भी देखिए, जब भगवान कृष्ण का इंडिया में, भारत में नहीं बनेगा तो कहाँ अमेरिका में बनेगा भाई? जहाँ पर वो पैदा हुए हैं, चूँकि वो इतिहास भी दे रहा है, वहाँ की ज़मीन जो है ज़बरदस्ती कुछ फर्जी तरीके से बना ली गई है, लीज ले ली गई है, जो कि है नहीं। तो फिर भी देखिए, भारत की महानता है कि यहाँ पर कोई भी काम करने से पहले आपको पूरा अवसर, जिसे कोर्ट से जो भी अपनी बात है रख लीजिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य रहेगा। यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ। अच्छा, एक बात लोकतंत्र से आ गया, राहुल गांधी कहते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन कहता है कि मोदी जी के कुछ नेता हैं, आपने भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, कुछ एक आध लोगों ने बयान भी दिया था कि जैसे ही 400 प्लस इनकी सीटें आएंगी, ये संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएंगे। नहीं, संविधान क्यों बदलेंगे? संविधान तो उन्होंने, उसमें परिवर्तन 139 बार हो चुका है जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, तो संविधान बदलने, खत्म करने की क्या आवश्यकता है? ये लोकतंत्र है। देखिए, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा कि अगली बार हम जनता के पास ना जा पाए, तो क्यों खत्म करेगा? और इससे सुंदर कोई लोकतंत्र का उदाहरण भी नहीं है। तो ऐसी कोई ये सब भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। संविधान क्यों खत्म कर दिया जाए भाई? संविधान इतना कमजोर है थोड़े कि उसको खत्म किया जा सकता है। उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जो भी काम किया गया है सबका साथ सबका विकास लेकर काम किया गया है। कोई ऐसा नहीं कि एक पक्षीय तो है नहीं। तो इसलिए जो भी हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बनाया कि कोई उसको छेड़छाड़, परिवर्तन समय के अनुसार होता रहता है, वो तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको समाप्त किया जा सकता है। ये बात है। अच्छा, चलते चलते हम आखिरी बात आपसे पूछेंगे, इस बार बलिया में नीरज वर्सेस सनातन या फिर बहुजन, क्या होने वाला है? नहीं, नीरज जी तो प्रथम स्थान पर हैं और सपा जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे स्थान पर रहें, लेकिन चूंकि देखिए, जो समझदार एक मतदाता है वो जान रहे हैं कि अगर जिसकी सरकार है केंद्र में और राज्य में भी है, उसका अगर व्यक्ति चुना जाता है तो विकास और अधिक होगा। और जो अनावश्यक रूप से जो अपना वोट खराब करने के लिए दूसरे को चुनेंगे जिसकी कोई सरकार नहीं है, तो उसके पास एक बहाना हो जाता है कि भाई हमारे पास तो सरकार ही नहीं, हम कहाँ से करें। जी, ठीक है। तो ये है इस गांव के लोगों की राय, और ये आपको बता दें कि ये गांव जो है भूमिहार समाज बाहुल्य गांव है और यहाँ के मतदाता बड़े ही जागरूक, शिक्षित, कोई ऐसा पद नहीं है जिस पद पे इस गांव के लोग न हो। तो काफ़ी सोच समझ करके, विचार करके इस गांव के लोग अपना मत देते हैं, और जाहिर सी बात है कि असली रिजल्ट आपको 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन 1 तारीख को हमारा भी आप लोगों से निवेदन है कि अपने घरों से निकलिए, जो भी आपको अच्छा कैंडिडेट लगे किसी को भी वोट ज़रूर दीजिए, मतदान ज़रूर कीजिए।